बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में हमें दो बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान ज्वाइन करने जा रहे हैं और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारी जो यूथ है, हमारे जो नौजवान हैं जो कि अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और जो कि ज़िंदगी में कुछ अपना करना चाहते हैं, उनको ये प्रोग्राम ज़रूर देखना चाहिए। ख़ास तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से आज का प्रोग्राम बहुत ही अहमियत का हामिल है। मगर हमारे जो मेहमान हैं आज के, वो सिर्फ कारोबारी शख्सियत नहीं है बल्कि सोसाइटी की सेलिब्रिटीज़ भी हैं। यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे, इनकी सक्सेस स्टोरी से। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा अली और मोहम्मद अली भट्ट साहब। वेलकम टू द शो। आप क्या ख्याल है, बच्चा भाग जाएंगे? 25 साल में तो गए नहीं, अब कहाँ जाने। प्लीज तशरीफ रखिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा है जैसे आप बाहों में बाहें डाल के दोनों को सिखा रहे हैं। ये कैमरे के लिए था स्पेशली। क्या कहने वसी भाई, भट्ट साहब को देखा तो मैडम नूरजहां जी की याद आ गई। हाँ, मेरा ख्याल था कि हम उस पर अगले मरले पे बात करेंगे लाजमी थे, मगर उनकी निस्बत अब ऐसी है कि वो सारी दुनिया जानती है। मैं नाज़रीन को भी बताता चलूँ जो नहीं आशना है कि भट्ट साहब जो हैं वो नवासे हैं मोहतरमा नूरजहां साहिबा की, मैडम नूरजहां। मगर लाजमी बात है, आज जो हमने आपको इनवाइट किया खास तौर पर तो आपके हवाले से किया, उस हवाले से बहुत सारी। यस, तो मैं मैडम को ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहा हूँ। हो माही आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी, हो नू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहणगियां अखियां। अच्छा भट्ट साहब, मैंने अगले मरले में कुछ सवालात कर रहे थे मगर अब ये शजर ने छेड़ दिया है जिक्र। अमूमन ये होता है कि औलाद में भी ना बाज़ औक़ात एक ख़ास तरह की एक जज्बा पैदा होता है कि भाई हम हमारी पहचान जो है हमारे बुज़ुर्गों से है, बहुत अच्छी बात है, मगर हमारी अपनी पहचान से पहले हमें बुलाया जाए। तो आपको कभी होता है, हर जगह तो यही होता होगा कि भाई मैडम नूरजहां के नवाज से? नहीं जी, टू बी ऑनेस्ट कभी भी इस तरह की फीलिंग नहीं। इट्स ऑलवेज बीन एन ऑनर सिंस हमारे बचपन से लेके अब समझ लें बुढ़ापा आने वाला है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, इट्स ऑलवेज बीन एन ऑनर। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बुजुर्गों का बहुत एहतराम करते हैं। और मतलब मैं आपको आज ये मैडम का गाना अपने लिए सुन के शायद मुझे भी लगा है ना। ये मेरी बेगम मुझे बहुत रेगुलरली मेरी नानों के गाने सुना, क्योंकि मैं बहुत शौक से सुनती हूँ और मैं जब गाड़ी में बैठती हूँ कुछ दुआएं पढ़ने के बाद सबसे पहला गाना जो होता है नूरजहां जी का होता है। 2-3 गाने उनके मुझे बहुत पसंद है जो मेरे प्ले लिस्ट में होते हैं। मसलन एक है जो न मिल सके वही बेवफा, फिर मैं तो मेरे दिलबर जानी, आई लव दैट। फेसबुक पे बल्कि हमारी एक एल्बम बनाई हुई उसका नाम आई लव दैट सॉन्ग, दिलबर जानी। और तो आप भट्ट साहब के लिए कौन सा गाती हैं? जो न मिल सके? मैं तो कुछ भी नहीं गाती, मैं सुना देती हूँ। कौन सा? पहले तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ दिलबर से, उसके बाद जो न मिल सके भी आ जाती यानी 3 गानों में सफर पूरा तय हो जाता है। तीसरा कौन सा है? मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। आई लव दीज 3, मतलब सारे गाने बहुत अच्छे। नहर वाला पुल हो गया, बाकी बहुत अच्छे हैं। ये 3 गाने जो है ना मुझे बहुत पसंद है। तो मैम अगर किसी और का गाना सुने तो मसाला तेज हो जाता है, क्या बात? नहीं, मसाला फिर रह ही जाता है ना, वो ना खुशबू रहती ना कोई फिल्म कहती जो मर्जी कर दे रहो। मैडम नूरजहां जैसी ओरिजिनलिटी कहाँ से लाएंगे? ना वैसी गायकी रही, ना वैसे मसाले रहे। वो पूरा ना मतलब इट वाज ऑफ कोर्स उनकी आवाज थी, लेकिन वो एक कंप्लीट पैकेज था ना, उनका ऑरा इस तरह का था। एस्थेटिक्स बहुत अच्छी थी, है ना सर? मैंने तो 1982 में पाकिस्तान बनने के बाद वो इंडिया एक दफ़ा गई थी। जी। जब दरीब साहब ने उनका तारुफ कराया था और तो देखा दिलकश दिलफरेब हस्ती से फिर मिलना अगर मुयस्सर हो तो इंसान की अक्ल, उसका इदराक, उसके अल्फाज जो हैं
उसके एहसास की तर्जुमानी नहीं कर सकते। लकीली मैं उस टाइम पे 7 साढ़े 7 अच्छा साल अच्छा का था। अच्छा अच्छा। आई ट्रैवल्ड विद हर। ओहो। हम ऑलमोस्ट 1 महीना इंडिया रहे थे और इट वाज अनइमेजिनेबल द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट जी 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 व्हिच शी रिसीव्ड ओवर देयर। यस। और मेरी तो उस टाइम पे मतलब हालांकि मैं बहुत छोटा था लेकिन तमाम मतलब फिल्म एक्टर्स, सब पॉलिटिशियंस, सबसे मुलाकात हुई थी वहाँ। इंदिरा ने भी बड़ी जी जी, मैडम इंदिरा गांधी से, फिर अमिताभ बच्चन साहब से, दिलीप कुमार साहब से तो डेली की मुलाकात होती थी, यश चोपड़ा साहब से। तो उन दिनों फिल्म सिलसिला की शूटिंग हो रही थी। फिर वंडरफुल मेमोरीज। और जो एस्थेटिक्स की बात आप कर रहे हैं, और दिलीप साहब को यूसुफ कहती थी। जी जी, हम पुरानी वीडियोस देखे ना। यूसुफ जी ने इतनी प्यारी बातें की हैं जो मैं सिर्फ महसूस कर सकती हूँ, उनका जवाब नहीं दे सकती। दिलीप साहब को मेरे नाना अल्लाह जन्नत नसीब करे शौकत हुसैन रिजवी साहब ने लॉन्च किया था। सो ये लोग पार्टीशन से बहुत अर्सा पहले से they all knew each other। जो कि फिल्म भी थी ना मैडम की दिलीप साहब, जुगनू। अच्छा, मैं चूंकि अगेन फिर अगले मरले पे मेरा ख्याल था कि हम जरा आपसे नहीं मुझे मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ के लिए हम जरा जो आपका जो सफ़र है और जिस तरह से आप दोनों ने एक और मेरे ख्याल में बहुत जैसे मैं अगर ये कहूँ कि जैसे कहते हैं बहुत ही नौजवानी में नहीं, अभी हाल ही में आप बिल्कुल वी स्टार्टेड इन 2014। यस यस। और देखते ही देखते तो मैं समझता हूँ एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है और लोगों को, नौजवानों को और जो हमारे आपके जैसे जो मिडिल एज हैं उनको भी उससे सीखना चाहिए कि किसी वक्त भी आप कोई काम शुरू कर सकते हैं और शुरू करना चाहिए और उसे फिर कामयाब बनाने के लिए there is no age, there is no age for studying, there is no age to do anything you want। कि आप दोनों को अचानक क्या सूझी कि भाई ये घर का है। जब आपका ब्रांड नहीं बना था हमें तो तब भी आपके खाने मिल जाते थे, ठीक है ना। और फिर पता लगा कि भाई ये घर का जो है वो हर एक जो है वो एक्चुअली वी यूज्ड टू पोस्ट आल्सो, नॉट मी, अली यूज्ड टू टेक पिक्चर्स और पोस्ट करना है। जो आप बनाती थी, जो मैं बनाती थी, जैसे होता था कि आज ये बनाया, जस्ट रैंडम, लाइक नॉट इंटेंशनली नहीं था कि लाइक बताने। हरी से बहुत खाएं। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। तो बस हम लोगों ने इस तरह पोस्ट करना एंड पीपल स्टार्टेड सेइंग कि आर यू टेकिंग ऑर्डर्स, आर यू डूइंग प्रोफेशनली। तो मैं सोची थी प्रोफेशनली तो मेरा इस तरह का खाना नहीं है। फिर सडनली एक दिन मुझे अली कहते मेरे दोस्त ने खाना बनवाना है, सो आर यू एबल टू डू इट। मैंने कहा अच्छा कितने लोगों के? 10। मैंने कहा ये तो आम बात है, माशाल्लाह से मेरे घर के देवर वगैरह सारे माशाल्लाह से कश्मीरी हैं, तो मैं कहा इतना तो खाना हमारा एवरेज बनता है, इससे ज़्यादा बनता है। तो मैं कहा ठीक है, 10 लोग भी हो तब भी 20 का बनाना पड़ता है। एग्जैक्टली। और छोटी हांडी मैंने पकानी नहीं आती, आधा किलो दी हांडी थे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुझे पकानी आए। पहले ऑर्डर का पोस्ट किया तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। जैसे हमें पता होता है 1 किलो, एक्चुअली 1 किलो होता क्या है लोगों को नहीं पता। लोग क्या करते हैं कि वो 1 किलो जो लेते हैं उसको साफ करवाते हैं 850 ग्राम, 750, तो वो इतना सा हम मैं साफ करके 1 किलो गोश्त हमारे घर में जैसे आता है तो मैं इसी तरह ही देना शुरू की जो हमारे घर में बनता है। सो दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, लोगों को पता चला कि अच्छा ये बाजारी वाला काम नहीं है, ये एक्चुअल घर का टेस्ट है। नाम फिर कैसे आपके जहन में आया कि ये घर का है? मेरा सबसे छोटा देवर कुकी हमजा माशाल्लाह से, अहमद अली भट्ट से छोटे, अहमद अली इन सबसे छोटा है, वो तीनों भाइयों से छोटा है। तो हम लोग बैठे हुए तो मेरे एक दिन सोफे के पीछे खड़ा कहता है तो आप ये क्यों नहीं रखती, ये घर का है। मैं उसकी तरफ देखे, मैं क्योंकि नाम है। तो कहता है जब आपसे कोई लेता है तो वो यही कहते हैं जी ये घर का है, तो व्हाई डोंट यू कीप दिस नेम, ये घर का है। आई सेड यार ये भी, कहता है ये देखे बड़ा देसी भी है और कुछ अरसे बाद ये YGKH बन जाएगा, तो वो तो मैंने अब कभी सोचे। मैं कहा ठीक है ये, अब वो माशाल्लाह से ऐसा 10-12 सालों में नाम चला कि हर इट चुको तो ये घर का, ये घर से घर तक पता नहीं कितने नाम शुरू हो गए। सो दैट वाज द टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये घर का है। क्या नाम है जी? ये घर का है, ये घाट का है जी। तो ये फरमाइए कि भाई मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में हमने देखा कि भट्ट साहब बहुत ही गैर मामूली तौर पे आपका हाथ बटा रहे होते हैं, तो ये भट्ट साहब ऐसे ही थे शुरू से ही आपने ट्रेन कर दिया? नहीं, मैं काम ना कर सकती अगर मेरे घर के जो मर्द है, मेरे 2 बेटे और भट्ट साहब की मुझे सपोर्ट ना होती, मैं नहीं कर सकती थी। अभी मेरे जो टैंट्रम्स होते हैं, मेरे मूड स्विंग्स होते हैं, जो काम का प्रेशर होता है, ये बेयर करते हैं। अच्छा भट्ट साहब, वैसे भी किसी भी पार्टनर के मूड स्विंग्स को यानी कि समझना और फिर उसको लेके चलना, बर्दाश्त के लफ्ज़ पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, एक मुश्किल काम होता है। कुछ जाके उसके ऊपर अगर अपने कारोबार का भी प्रेशर है और उसको भी फिर फेस करना, तो कैसे आप ये हैंडल करते हैं? हर रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है कि आप उस इंसान को
चाहे वो आपका बेटा है, चाहे आपके फादर हैं, चाहे आपकी वो बेगम है, उनकी पर्सनालिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना चाहिए। एंड आई थिंक दूसरे से भी यही एक्सपेक्ट करें कि दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जिस तरह की आप पर्सनालिटी। बट साहब आप हमेशा ऐसे ही सॉफ्ट स्पोकन थे शुरू से, अब हो गए मेरे कर दिए गए हैं। मैं बोलने लगी थी गरम गरम रीसा खा बैठे मतलब काम कर गए। और भाभी के सामने कैसे मस्कीन शेर बन के बैठे हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरे भाइयों से पूछेंगे तो प्रॉब्ली अभी तक उनका वो वही उनके ज़हन में है कि शायद मेरी तबीयत उसी तरह की है। वो तो बड़े होंगे ना, आप सबसे बड़े। जी मैं हाँ, तो वो तो फिर आपका हक है। लेकिन नहीं, अब मैं उनके साथ भी इस तरह नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं आपको वो जो तबीयत में कुछ ज़्यादा ही ठहराव आ गया। अच्छा। नहीं, वो ठहराव कभी ख़त्म भी हो जाता है। वो जैसे होता है वंस इन अ ब्लू मून, फिर जो आता है फिर वो सारा चीज़ इकट्ठी होके ना वो बिल्डअप होके बस हो जाता है। किस बात पे? किसी भी बात हो, लाइक अगर सो रहे, मेरी थोड़ी सी हाई पिच है, आई एम नॉट अ वेरी लाइक लो पिच नहीं है मेरी। इन्नी हाई पिच है कि प्यार का इजहार भी इंज कर देने, आई लव यू। समझ आ रही है ना? दस मिनट ज्यादा बात नहीं बट साहब। बट साहब आप बताएं, मैं ऐसे करती हूँ। इनका जी इससे वो ज्यादा। एक आपको बड़ा वो फेमस वो अली जाज साहब और मैडम अंजुम। अरे यस 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 ये वो वाला हिसाब है, नहीं। तुम प्यार करेंगे। नहीं। ये कुछ ज्यादा ही हो गया आपके शो पे आके, ऐसा नहीं है। तेनू प्यार करना पेगा। नहीं। मेरा आप दोनों से सवाल है, जो नौजवान काम करना चाहते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं किसी भी नौयत का, किसी भी सतह पे ना, और एक बात दूसरे अगर मियाँ बीवी हैं और दोनों मिलके कुछ करना चाहते हैं, कौन सी 3 बातों का वो ख्याल रखें तो वो कामयाबी हासिल कर सकते सर अब इतनी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप फ़ोन हर एक के पास है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, आप अपनी मर्ज़ी का सोशल मीडिया सेलेक्ट करके कंसिस्टेंसी और थोड़ा पेशेंस रखें। ठीक है। तो ये तो देखिए, ये तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी एक तरह से रवैया भी हो गया, और सोशल मीडिया पर जो प्लेटफॉर्म्स है वो मीडियम्स हो गए ना, हाँ जी। जिनके थ्रू आपने पहुंचना है। उसके अलावा आप क्या कहेंगे? उसके अलावा ये कि आपकी चीज़ अच्छी होगी, म्यारी होगी, वो खुद ब खुद बिकेगी। ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी सबसे marketing तो वही बड़ी है। आपने फोकस करना है खाने पे, जो भी काम आपका है, कपड़े हो गए, सब्सटेंस, कंटेंट, जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें दम होना चाहिए। उसके लिए बहन क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? आपके खाने में जायका होना चाहिए, पहली बात। क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हम एक घरेलू खाना बनाते हैं, पुलाव हो गया, आलू गोश्त हो गया, उसको प्रेजेंट इतनी अच्छी तरह करें, उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी तरह हो। वो कहते हैं ना, पहले हम आँखों से खाते हैं, फिर हम नाक से, ठीक है, फिर हम मुंह में डालते हैं, खुशबू अच्छी, फिर हम मुंह में डालते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। बट साहब कोई कमी बेशी करना चाहेंगे बेगम साहबा की बात? वो आपने ट्रेडिशनल जो टेस्ट है ना, उसको आगे तक पहुंचाना है। उसको कैसे आप बरकरार रखते हैं हर मर्तबा कि भाई ये खाना जो लकी है थी क्योंकि इन्होंने अपनी वालदा से सीखा, अच्छा, फिर इन्होंने मेरी दादी से सीखा, ठीक है, और उस टेस्ट को इन्होंने फिर जैसे समझ लें कि अपनी मेहनत के साथ और अपने उसको फिर प्रैक्टिस के साथ उसको एक रटा लगा लिया, समझ लें कि भाई अगर कौरमे का ये टेस्ट होता है तो उसको ही फिर आगे कंटिन्यूएशन। तो क्वालिटी कंट्रोल कोई ना कोई तो आप उसको फिर बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए ना, बहुत एक छोटी सी बात है जो समझने वाली बात है कि अक्सर लोग ना, जैसे बच्चियां खाना बनाती ना, वो भुनाई क्या करती, भुनाई करती हैं और बस ख़त्म, बस घी आया तो ख़त्म। जबकि मेरी अम्मी ने टिप दी थी, भुनाई करते हुए जब मसाला आप चम्मच पे लेके आए, जब तक चम्मच पे बबल्स ना आए छोटे छोटे, तब तक भुनाई नहीं होती। सो दीज आर द स्मॉल टिप्स जो कि मेरे जो आगे हेल्पर्स हैं उनको भी मैंने यही सिखाया है। सदियों का तजुर्बा है। भुनाई होती है हल्की आंच पे, उसको पकाते जाओ जब तक घी आपके चम्मच पे, आप जो बोटी वगैरह रखे तो जो घी के बबल्स आते हैं ना, दैट इज द टाइम कि आपने उसके अंदर पानी डालना है, शोरबा डालना है। ये छोटी सी टिप्स हैं। शोरबे के लिए गर्म पानी होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। सो ये चीज़ें ऑलरेडी मेरे अंदर फीड हो चुकी हैं। सो तभी कोशिश यही होती है, माशाल्लाह से, ऑब्वियसली कंप्यूटर तो है नहीं हम लोग, लेकिन 85 to 90% चीज़ उसी तरह जाती है जो पहले किसी ने खाया होता है। बट्टा ने टाड़ी मार देना।
आप दोनों से सवाल है कि क्या ये बात दुरुस्त है कि दिल का रास्ता जो है वो मैदे के जरिए होके गुजरता है? जी दिल तक कश्मीरियां तो लाजमी लग रहे हैं। बाकी वाला पता हमारी शादी कैसी हुई थी? देखो जी, वो बड़े बड़े रोमांटिक शायद बातें होती होंगी, जिसे कहते हैं ना, मैं तो एक ही बात पे फ्लैट हो गया था कि जब हमारी बात होती थी तो मैंने इनको पूछा कि जी आपको क्या पसंद है। तो मुझे इनको कहाँ से आमद हुई कि इन्होंने कहा कि जी मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि मेरे इन लॉज बैठे हों और मैं उनको खाना खिला रही हूँ। मेरे दिमाग में जिस तरह वो कार्टून में कैरेक्टर नहीं बना हुआ था, बल्ब जल उठते कि लो जी लॉटरी लगी, मेरी मम्मी को मिल गई। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। पुरानी कहावत है, पता नहीं अब कितनी किस किस पे सादिक आती है कि नहीं आती, बट साहब पे बहरहाल सादिक आती है, क्योंकि आयशा साहबा ने उनके दिल पे जो कब्जा है वो मैदे के थ्रू किया है। और कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा आयशा मोहम्मद अली भट्ट साहबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वैसे एक पुरानी कहावत और भी है, किसी के घर आए तो खाना लेके भी आते हैं। ये कहावत नहीं सुनी आपने? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। सवाल है सर, सवाल है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम किस मतले में? अब हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। सो आर यू गाइस रेडी? रेडी? आलू गोश्त। नहीं, आलू गोश्त से रिलेटेड जी मैं आपको एक बात याद बताना चाहूँगा कि मेरी नानों का जो दो बहुत मैडम नूरजहां साहब जी मैडम नूरजहां की जो दो बहुत फेवरेट चीज़ें थी वो आलू गोश्त और आलू की भुजिया थी। अरे और एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा कि आलू गोश्त जो है वो हमारे घर में एक बहुत जिसे कहते हैं ना रग़बत से बनता है। हाँ जी, शौक से खाया भी जाता था, मेहमानों को भी खिलाया जाता था। जबकि जो मेरा ससुराल है उसमें बिल्कुल नहीं था। उसमें तो ये था, जब कभी हमने आलू गोश्त बनाया तो मेरे अब्बू कहते थे क्यों किसी का ख़त्म दिलवाया है कि जो आलू गोश्त ले गए। अच्छा, मैडम को बहुत पसंद था? बहुत ज़्यादा। अगर आप आलू गोश्त और साथ पराठा, पराठा वो अक्सर इनको कहती थी बहू जी मेरे लिए पराठा बना दे। काश मेरे पास टाइम पे कोई वीडियो कैमरा वगैरह कुछ होता तो मैं रिकॉर्ड करती, जब वो कहती थी बहू जी कुरकुरे वाला पराठा तो बना दें। तो मैं उनके लिए बनाती थी और बड़ा एंजॉय करके वो खाती थी। तो फिर अब मेरे घर में आलू गोश्त नहीं इतना पसंद किया जाता था, तो फिर गोश्त लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। गोश्त गोश्त नारा विलायती मुर्गा बन गया। आपकी वालदा भी तो बहुत अच्छा खाना बनाती बहुत। ओहो। अच्छा, उनका ना अदबी ज़ौक़ भी बहुत अच्छा था। मैं उस ज़माने में रात गए किया करता था, तो अक्सर मुझे ज़िले हुमा साहबा की कॉल आती थी, उनको शो को पसंद आता था, तो हमेशा शी यूज्ड टू कॉल और प्रेज। तो इंटेलिजेंट लोगों को वैसे ही वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। बड़ी बड़ी सलीके की, बहुत करीब, बहुत अच्छा खाना। मतलब कि अभी तक उनकी तरह की भुनी मुर्गी जो है ना, अच्छा, ना मेरे बच्चे भूल सकते हैं, ना मेरे ख्याल से हम जितना भी खाना बना लें, जो भुनी मुर्गी वो बनाती थी ना, वो कोई नहीं बनाता। आई थिंक ये जो पेरेंटल वाली जनरेशन होती है ना, इनके शायद हाथ का बना हुआ खाना वैसे ही ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं अक्सर इनको कहता हूँ, नो डाउट इनके हाथ का पुलाव बहुत अच्छा है, लेकिन जो इनकी वालदा बात करने जा रहे हैं मुझे इनकी वालदा के हाथ वाला पुलाव था ना, मैं अपनी सास की तारीफ जो इनकी वालदा के हाथ का बना हुआ पुलाव था वो बहुत ही अच्छा था। अच्छा, वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात। ये फरमाइए, अभी आपने जिक्र किया 82 में जब आप मैडम के साथ गए इंडिया, वो अब हमने तो बाद में लाजवाब वीडियोस में ही अब जो यूट्यूब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सारा पता लगा कि भाई कितनी वहाँ उनकी पजीराई हुई, कितनी रिस्पेक्ट हुई। और कोई ऐसी बात जो वो यूट्यूब के जो वीडियोस अवेलेबल हैं उसमें ना हो या रिपोर्ट ना हुई हो? सर वो एक्चुअली एक 1991 का वाक़या है। मैडम नूरजहां 1991। अच्छा, तो दोबारा तो नहीं गई? नहीं, वो इंडिया में नहीं हुआ। अच्छा, ठीक। और आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि मुझे तो इंटरनेट पे कहीं नहीं नजर आया, मैंने चेक भी किया था। वेनेसा रेडग्रेव एक ब्रिटिश आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक उस टाइम पे भी ये फ़लस्तीन वाला सारा जो मामला चल रहा था, हाँ जी, उन्होंने पूरी ग्लोबली ना आर्टिस्ट को इकट्ठा किया था। ठीक है। जिसमें इंडिया से लता मंगेशकर जी आई हुई थी,
शिव हरी आए हुए थे, जाकिर हुसैन साहब आए हुए थे, उस्ताद अमजद अली आए हुए थे, फ़लस्तीन के उन्होंने आर्टिस्ट, अमेरिकन आर्टिस्ट और इस तरह डिफरेंट जगहों से उन्होंने आर्टिस्ट। ठीक है, पूरी दुनिया के जो म्यूज़िक के वो थे। ठीक है। मैडम नूरजहान वाज इनवाइटेड और रॉयल एल्बर्ट हॉल में ये वाला इवेंट हुआ था। रॉयल एल्बर्ट हॉल इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस, जी सभी जानते हैं जी, वहाँ पे ये इवेंट हुआ था। तो अब मुझे आज तक याद है कि वो अगले दिन जब ये इवेंट हो गया, जी आई वाज देयर। ठीक, और वो भी बाय लक आई वाज देयर, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस टाइम पे चाहते थे आप, मुझे लगता है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, इसमें कोई डाउट नहीं। नवाज़ों में सबसे ज़्यादा टाइम मैंने उनके साथ बहुत स्पेंड। सब खालाएं जो हैं कसीदे पढ़ती हैं माशाल्लाह से। कोई चंगी गाल मेरी भी होगी, नहीं अच्छी है। वो जब इवेंट बहुत ज़बरदस्त इवेंट था। आई रिमेंबर कि एक ही स्टेज पे पहले मैडम नूरजहां ने परफॉर्म किया, फिर लता मंगेशकर जी ने परफॉर्म किया, और सबने फ़लस्तीन के लिए, पैलेस्टाइन के जी। लिए। दिस इज एन इवेंट जो एक चैरिटी इवेंट था, जिसके लिए उन्होंने पैसे कोई नहीं लिए थे, तमाम जो थी वो डोनेशन पे जाने थे पैसे। ये जब इवेंट से अगले दिन उस होटल में, वो अब मुझे उस होटल का नाम नहीं याद बहुत, तो जब मैं वहाँ गया हूँ तो एक डाइनिंग रूम सा था, एक टेबल के ऊपर जाकिर हुसैन साहब, जिस तरह ये गड़वी टाइप नहीं होती, एक वो कॉली सी, उसके ऊपर वो हाथ से तबला बजा रहे थे और मैडम नूरजहान गाना गा रही थी। तो मुझे बिल्कुल जिस तरह आप कहते हैं ना जैमिंग सेशन जो होता है, आर्टिस्ट और म्यूजिशियन बैठ के, तो वो वाला माहौल था। और यू नो हर बंदा जिसका मैं अभी आपसे नाम ले रहा हूँ, ये लिटरली अपनी फील्ड का लेजेंड। जी कोई शक नहीं। ठीक है जी। तो वो मैंने अपनी आंखों से, शिव हरी, उस्ताद जाकिर हुसैन, मैडम, सारे बड़े, ये हर बंदा जो है ये अपनी फील्ड का लेजेंड था। तो वो अनफॉर्चुनेटली कहीं पे आपको, क्योंकि उस टाइम पे ना फ़ोन इस तरह के थे, ना कैमरास थे, तो अगर वो कहीं से रिकॉर्ड हो जाता तो सिलसिला वगैरह का म्यूजिक सब शिवहरी साहब ने दिया था। जी बिल्कुल। अच्छा, और 82 वाला सफ़र में कोई गो के आप छोटे थे, कोई ऐसी बात जो रिपोर्ट ना हुई हो या जहाज वाला नहीं रनवे से? वो उस टाइम पे ये था कि लाहौर एयरपोर्ट कैंट की तरफ होता था, और तो मैडम बिल्कुल वो एंड होता था तो, और वो सारा जी मैडम नूरजहां जब मतलब ये तमाम वाक़या जो है ये इस तरह हुआ है कि वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई और उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया कि आप इंडिया नहीं जा सकती। उन्होंने कहा जी वीज़ा वगैरह लगा हुआ था, उन्होंने कहा जी आप इंडिया नहीं जा सकती, आपको NOC साइन करनी पड़ेगी कि आप वहाँ जाके परफॉर्म नहीं करेंगे। ये आई डोंट नो, अब ये गवर्नमेंट की तरफ, आई एम श्योर कोई सरकारी लेवल पे काम था। तो उन्होंने उस ज़माने में इस तरह का, मतलब वहाँ पे उनका रोब दबदबा था, उन्होंने जहाज़ रुकवा दिया था। यू नो के वो, और होम मिनिस्ट्री से फिर इजाज़त मिली थी, लेकिन उन्होंने जहाज़ नहीं जाने दिया था। उन्होंने कहा जहाज़ मेरे बगैर नहीं जाएगा। सो दैट वाज यू नो, आई डोंट नो कि अब तो खैर ये शायद कोई टेररिज्म वाला उसमें कुछ आ जाएगा लेकिन ये है कि वो जहाज़ वापस आया और फिर उनको इजाज़त मिली थी कि आप चाहें तो परफॉर्म कर सकती हैं। नहीं, शी डिड, उन्होंने NOC साइन करके गई थी कि जी मैं इंडिया जाके परफॉर्म नहीं करूंगी। शी डिड नॉट परफॉर्म एनीवेयर ओवर देयर। उन्होंने, लेकिन वो हमें मिलता तो है, उन्होंने वो जो गाया है वहाँ, नौशाद साहब है, वो उन्होंने UK में गाया था। वो जो, अच्छा वो जो इवेंट है, वो आवाज़ दे कहाँ जो, अच्छा इंडिया में नहीं गाया, UK में तो बेतहाशा जो परफॉर्मेंसेस की हुई हैं। ठीक। उधर हमारा समझ लें दिलीप कुमार साहब, अल्लाह उनको जो नसीब करे, उनसे रोज़ाना मुलाकात होती थी। क्योंकि वो, और उन्होंने ये भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने ही वाज सो काइंड, हम जितना अरसा रहे थे, दिलीप कुमार साहब पेड द बिल ऑफ द होटल। वाह। और हम लोग ताज, होटल ताज, बहुत ज़्यादा, ताज पैलेस जो होटल है, हम लोग वहाँ पे ठहरे हुए थे। एंड आई थिंक हमारे पास 2 स्वीट रूम्स थे। हम लोग पूरा माशाल्लाह, क्योंकि मेरे वालिदैन भी गए हुए थे, सो वी वर लाइक ग्रुप ऑफ 10 पीपल प्रॉब्ली। जो और दिलीप साहब ने सारे वो, दिलीप साहब, देखो यार ये बड़े लोगों की अच्छी बात है। पुराने कोलीग्स थे, अलग हो गए, अब अलग अलग मुल्कों में अपनी पहचान है। दिलीप साहब लाजवाब है, हम भी मोहब्बत करते हैं बहुत, मगर बहरहाल दिलीप साहब इंडिया की पहचान है, सब कॉन्टिनेंट की फिल्म की पहचान। मैडम यहाँ की हैं, मगर पुराने ताल्लुक की, पुरानी वज़ादारियों को देखें लोग कैसे बरकरार रखते थे। मेरे ख्याल में ये बहुत
एक और वाकया, सॉरी मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। नहीं प्लीज, एक और वाकया, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ हो पाजी कर्नल थे इनके साथ ही, मगर अलग से काफी बिल्कुल सोचो, मुझे भी हर दफा सुनते हुए मुझे मजा आता है। सर यहाँ ही तो मौका मिल रहा है बोलने का। घर तो और आप देखिए आवाज़ भी थोड़ी मेरी ना खुलती है। हाँ, आजकल तो आपका कॉन्फिडेंस प्लीज। तो जी वो एक जो अगेन सोशल मीडिया से पहले की बात है, वरना लाजमी मैं वो वीडियो बना लेता कि यूके में मैडम नूरजहान को मिलने आई लता जी, तो वो उन्हें दीदी कहती थी। जी जी। और उन्होंने मेरी बल्कि बाय चांस दादी अम्मा भी वहीं पे थी उस टाइम पे, तो दादी अम्मा ने पालक बनाया था और दोनों इन लेजेंड्स ने वहाँ पे वो इकट्ठे ही पालक बहुत शौक से एंजॉय किया था। वाह वाह। और कोई बात मैडम की और लता जी की आपको याद आती है? कि इन दोनों की आपस में जब भी मुलाकात हुई, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए इतनी ज़्यादा थी कि आपको, और टू बी ऑनेस्ट लता जी हमेशा उनको दीदी कहती। जी जी जी। और इतनी ज़्यादा एक दूसरे को एहतराम देती थी। एहतराम बहुत ज़्यादा, एक्नॉलेजमेंट कि दोनों को पता था कि दोनों अपने अपनी जगह बड़े लोग हैं। तो आई थिंक वो यही होता है कि जब एक रईस दूसरे रईस से मिलता है तो वो रिस्पेक्ट का लेवल ही फर्क होता है। ये सीखना चाहिए यार वैसे। वाह। और कोई चीज़ आपको अगर याद आती हो नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। आज पटारी खोल दे जो आपका दिल चाहे। हम लोग इनिशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ जो हम लोग ये जो अभी गुलबर्ग वाला आपने यहाँ बना हुआ है, हम यहीं पे हमारा सारा बचपन टीनेज तक। अच्छा, मैं उसे जब भी प्लाजा बने देखता हूँ ना तो मुझे बड़ी ग्रैंड जगह पे समझे वो घर बना हुआ था। हाँ, क्या ही अच्छा था। उसे तो म्यूजियम बना देते म्यूजिक के हवाले से, बाकी भी सब लेजेंड्स की वहाँ चीज़ें होती, यू नो, फिल्म का, आर्ट का, बड़ी अच्छी जगह थी। अनफॉर्चुनेटली स्टेट को इस पे सोचना चाहिए तो बस आपको पता है कदर तो कभी की ही नहीं। तो जब भी कोई आर्ट से रिलेटेड कुछ काम करने की कोशिश भी की गई है तो लीगैलिटीज इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि। अच्छा, आप लोगों ने कोशिश की थी इस हवाले से पहले कुछ? सर मेरी खालाओं ने कोशिश की उन्होंने नूरजहान फाउंडेशन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बात वही होती है कि वो इस तरह की चीज़ों को ना पजीराई चाहिए होती है। जी जी जी। तो पैटर्नाइज करना पड़ता है ना जी, रियासत करती है, स्टेट करती है, उसके लोग भी करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। मगर वो आप देखें कि वहाँ पे आपने फ्यूनरल देखा था जो लता जी का हुआ था। जी 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 जी। मतलब स्टेट फ्यूनरल जिसे कहते हैं। स्टेट फ्यूनरल सर, बिल्कुल। अभी वो राशिद अली खान साहब का जब इंतकाल हुआ है तो बंगाल की जो गवर्नमेंट है गालिबन, उन्होंने भी उसी तरीके से बहुत सर ये देखिए ना, क्योंकि ये लोगों ने आपको, आपके मुल्क को, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई बेलॉस काम किया है, उन्होंने यस देवर आपको अपना पेट पालने के लिए देवर, इट वाज अ प्रोफेशन, लेकिन जो इज्जत आपको पूरी दुनिया से एक चीज़ फन से मिलती है वो उसका तो कोई असल पे अली साहब बात लंबी हो जाएगी। वो बेलॉस का तो आप अरबा रुपया भी अगर पंप इन करें ना, अरबा रुपया, अरबा डॉलर्स भी, हाँ जी, तो बेलॉस का इशू ही नहीं है। ये तो बेसिकली हमारे शायर हैं डॉक्टर वहीद अहमद साहब, उनका एक मिसरा है उनकी एक नज़म का, हम शायर होते हैं हम कम कम होते हैं। सो इस शायर के हवाले से नहीं, बात तो उन्होंने शायर के हवाले से की, आर्टिस्ट का भी ऐसे ही है। आप अरबा रुपया भी पंप इन करें, आप नूरजहां नहीं आप क्रिएट कर सकते, आदमी इंसान नहीं कर सकता। मेहदी हसन खान साहब आप कहाँ से लाएंगे? तो ये तो आपका बड़ापन है कि आपने ये बात की, अदरवाइज पूरी दुनिया में लोग अपने आर्टिस्ट के हवाले से ये नहीं सोचते हैं कि हम उसको पेश कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि ये मतलब ये कुछ भी नहीं है जो हम उसकी खिदमत में पेश करें, क्योंकि उसको पता है कि हम माइकल जैक्सन ला नहीं सकते हैं, कुछ भी कर लें। अनफॉर्चुनेटली ये अगर आप पार्टीशन से पहले जाएंगे ना, तब भी मतलब मुगलों के दौर में बेसिकली जो एक तो आपके एथलीट्स जो मतलब उनके पहलवान होते थे, और जो आपके जो आर्टिस्ट होते थे, उनको तो एक रॉयल दर्जा दिया जाता था। वजह यही थी क्योंकि इंसान को तारीख के इब्तिदा से ही अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग आप पैदा नहीं कर सकते, आप बना नहीं सकते। अल्लाह ताला ने खास खास बस आपको, लेकिन फिर टिकटॉक आ गया। आई लव यू भट्ट साहब। भट्ट साहब ने इत्थों लैके गड्डी तक ते गड्डी तो लैके घर तक ते घर तो लैके उदों तक जब तक अगला शो नहीं मिलना चुप रहनी। मैं भी ऐसे परेशान हो गई कि भट्ट साहब आज की हो गया, वजी भाई ने क्या कर दिया है, इनसे कम कम मिला करो।
साथ बैठे होते हैं तो कुछ घंटे बाद कहते आप मेरे से बात नहीं करते। तो मैं कहता हूँ 25 साल हो गए ना, सारी गला मुकर रोटी लाया। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आयशा भट्ट साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम के लिए, मतलब मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस पतले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी, क्या भट्ट साहब भी अपनी नानी मैडम नूरजहां की तरह ही सुरीले हैं, और वो सबसे ज्यादा उनका कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? बहुत सुरीले हैं। हाँ वाकई। मुझे फ़ोन पे शादी से पहले जो फंसाया था वो गाने गा के। और इनका फेवरेट गाना जो इन्होंने बहुत गाया था वो था दो प्यासे दिल एक। अच्छा भट्ट साहब, हमें इस गाने की तरफ आना है, मगर उससे पहले आप ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है 25 साल गुजारने के बाद, कि फंसाया था कि लुभाया था? लुभाया था। और इनफैक्ट हुमा जी कहती थी मोहम्मद अली एक दफ़ा मेरे नाल गाना गा ले, क्योंकि जब वो घर में रियाज करती थी तो हम सब बोलते थे, बच्चे भी बैठे हुए, हम लोग बैठे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो गाने गाती थी, नए नए गाने, और चाय हो रही है सब कुछ। तो जब मोहम्मद अली दफ्तर से आते थे ना, तो माँ को प्यार करना, तो मोहम्मद अली एक दफ़ा मेरे नाल जोड़ गाना गा ले तो वेखी कितना लोगों को पसंद आएगा। तो ये काबू में नहीं आता। नहीं गा के दिया? क्यों नहीं वैसे गा के दिया? सर देखें, एक्चुअली मुझे अच्छे और बुरे के दरमियान फ़र्क पता है। तो इसलिए वो मुझे पता है कि मैं शायद गुनगुना तो मतलब बाथरूम सिंगर तो डेफिनेटली हूँ, लेकिन वो परफॉर्म करते हुए मुझे पता होगा कि मैं प्लस वो सच्ची बात यह है कि नूरजहां साहिबा के नवासे से हम यही ऑनेस्टी और यही लेवल जो है ना वो एक्सपेक्ट करते हैं। बट साहब सुना दे फिर। लेकिन सर वो जो निभाने वाला काम है वो गाना और उस गाने को निभा देना बड़ा, ये तो आपकी मोहब्बत है और आजी आपकी। वो कहते हैं ना कि शादी से पहले होता है तू नहीं तो मैं नहीं, और शादी के बाद है आज या तू नहीं या मैं नहीं। बट साहब सुना दे फिर। वेट ये कहने क्या सुनाए? नहीं सर, मैं दोनों की रूहों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। खुश होंगे कहीं दोनों। नहीं सर, वो मैं जेन्युइनली हल्का सा गुनगुना दें, यही समझे फ़ोन पे बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा भाई ना। वो जो शेर नहीं, उस मोड़ से शुरू करें फिर हम वो जिंदगी, हर शय जहां हसीन थी हम तुम थे अजनबी। ये इसी मैं वो जो रिदा ने कहा, रिदा ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, लेकिन आप समझे फोन पे सुना रहे हैं जैसे पहले सुनाते थे। हाँ, समझे घर और भी 25 साल पहले की गल है, उस टाइम पे कुछ भी नहीं थी। हाँ 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 हाँ, वाह, मैं कह रहा कापी काट के अपने तो सटनी पहले। मेरे जीवन में आना और फिर नहीं जाना, वाह, मेरा जीवन ख़ज़ा है और तुम हो बहार, मेरे जीवन में क्या है बस है इंतज़ार, वाह, मेरे जीवन में आना और फिर नहीं जाना। वाह वाह जी वाह, बेहतरीन। भट्ट साहब क्या कहने। बहुत। ये भी सुनाया था इन्होंने? बिल्कुल जी, ये तो हमारा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे बच्चों को ये गाना इतना पसंद है। अच्छा, आप लोगों की लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? इनू दसो। लव देखें अभी लव तक जो, प्लस अरेंज। अभी तक जो गुफ्तगू हुई है मुझे लगा फूड मैरिज हुई। देखिए, इट वाज लव प्लस अरेंज। लव फॉर फूड था। लेकिन इनकी तरह से लव फॉर फूड था, मेरी तरह से इनके लिए लव था। क्या बात आपको अच्छी लगी थी मोहम्मद अली भट्ट साहब में? ऑनेस्टी,
अगर ऑनेस्टी का तो बाद में पता लगता है ना, जब नहीं रात पे जाने दे, नहीं जैसे जब देखिए उस टाइम पे इतना नहीं था, जैसे आजकल बच्चे बच्चियां लड़के लड़कियां मिलते हैं, कॉमनली मिलते हैं, हमारे टाइम पे नहीं था। मतलब मेरे ख्याल से मैंने मोहम्मद अली को फर्स्ट टाइम जो देखा था वो तब देखा था जब मेरे घर रिश्ता आया था। इट वॉज जस्ट फ़ोन पे, नहीं जैसे हो जाता प्यार हो जाता किसी के साथ, और फिर जब भी कभी होता तो फ़ोन आता तो मैं फ़ोन पे बात करती थी। फिर पता चला कि अली की कज़न्स मेरे साथ स्कूल में पढ़ी हुई हैं, अली की जो फादर है वो मेरे मामू को जानते हैं, तो मेरे मामू का माशा से कबाबिश रेस्टोरेंट मेरे मामू का होता था, तो इनके घर बहुत खाना जाता था। तो वो पता चल गया था कि यार फैमिलीज जानती हैं, मतलब मेरी नानी और इनकी दादी जानती है, कश्मीरियों की जैसे कहते हैं नानी एक होती है। तो वो फिर वो मुझे सेटिस्फैक्शन ये हुई कि अच्छा बरादर जैसे होता है ना कि लाइक हमारी तरह की है। कब आपको एहसास हुआ कि भाई ये ऑनेस्ट आदमी है? क्योंकि जब अल्लाह जन्नत से कि मेरी अम्मी ने फ़ोन पकड़ा था तो पहले तो कुट पई चपेड़ा पैया ने, तो जब उन्होंने बात की तो अली ने और कुछ नहीं कहा, अली ने सिर्फ कहा आंटी मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। सो दैट तब अम्मी आपकी रुकी? नहीं, तब अम्मी रुकी, तब मुझे भी लगा कि यार ये लड़का मुझे छोड़ सकता था। मतलब फ़ोन पे भी बात हो रही थी ना, तो संजीदा। ही नेवर आस्क्ड मी टू मीट। अली साहब को कैसा हुस्न पसंद है? कैसा हुस्न पसंद है पता नहीं, आप मुझे देख के देख लें कि कैसा पसंद है। जी, मेरा आयशा साहबा से ये सवाल है कि आपकी सास ज़िले हुमा गाना भी गाती थी, आप मुझे ये बताएं कि आपको उनके हाथ का खाना ज़्यादा पसंद था या उनका गाना ज़्यादा पसंद था? ये तो ज़रा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट उनमें इतना सुर था कि उनके हाथ में भी, उनकी जिस तरह आवाज़ मीठी थी उनके हाथ में भी इसी तरह जायका था। दोनों चीज़ें थी। खाना वो ज़्यादा अच्छा बनाती हैं लेकिन ये है कि वो उनको एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज था कि उनकी मालदा का नाम उनके साथ था। यस, वो आई वुड से एवरेज से बेहतर गाती थी, लेकिन ये कि इट वाज मोर ऑफ अ करिश्मा कि मैडम नूरजहान की बेटी हैं। बट सब एक बात बताएं, बड़ा मुश्किल होता है बड़ी बात अपने प्यारों के बारे में इतनी ईमानदारी से बात करना। ये जो इतना मेरिट है गाने के मामले में, लाज बात है इस शख्सियत का अदरवाइज भी आपकी हिस्सा होगा। बड़ा हौसला चाहिए, इस सवाल को 100 तरीके से डॉज कर सकता किया जा सकता था, मगर ये आपकी शख्सियत का हमेशा से हिस्सा रहा, या अब आप समझते हैं कि नहीं यार जो बात है उसको दयानतदारी से एहतराम के साथ बयान करना चाहिए? देखिए जो सच है वो सच है, बिकॉज ये कम हो गया, ख़त्म हो गया है सोसाइटी में। हम तो अपने गिर्द गिर्द के लोगों को, अपने आप को पता नहीं कहाँ पेश करते हैं और हम समझते हैं कि इससे कोई पता नहीं कमी हो जाएगी। आई थिंक देखिए, मैं अगर आपको मतलब मेरी वो वालदा थी, मैं उनको बहुत प्यार करता था, लेकिन सभी एहतराम करते। हाँ जी, क्योंकि देखिए उनकी उस लेवल की रियाजत तो नहीं थी जिस लेवल पे उनकी मैडम का तो खैर मामले ही, हाँ ये भी, लेकिन ये कि शी वाज आई वुड से अबव एवरेज सिंगर। बट यू कैन नॉट कंपेयर ना मैडम जी विद हुमा जी। बट फॉर मी, मैं इतनी बारीकियों में नहीं जाती, लेकिन मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको परफॉर्म करते देखा था, आई फेल इन लव विद हर। और मैं घर आके हाँ वो जो मुझे याद है स्क्रीन जब वो मुख्तलिफ, मुझे भी इत्तेफाक हुआ कि मैंने कनेड में उनको देखा था, बहुत स्टेज उनसे सजा और ठीक एक ऑरा जरूर था, बहुत एक ऑरा जरूर था कि भाई ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी अटैच थी और वो डेफिनेटली दैट वाज देयर, लेकिन एंड शी वाज अ गुड एंटरटेनर। वो मतलब, लेकिन ये अगर आप उनको कहें कि जी खाली एज सिंगर, तो मैं उनका खाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। आप अगर हमें ना भी बताती कि ये ऑनेस्ट आदमी है, तो भी मेरे ख्याल में पूरे माशरे को आज पता लग गया था कि मोहम्मद अली, उसका मतलब मैंने आपको सही कहा है कि और मेरे ख्याल में जितने बड़े भी होते हैं ना, वो भी उसकी दाद देंगे आपको, आपकी वालदा भी आपको इसकी इस ईमानदारी की दाद देती। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी हैरत और खुशी हुई कि माशरे में आप जैसे लोग जो हैं वो बरकरार हैं, जो कि लाजवाब। देखिए, एहतराम के साथ आपको बात करनी है, किसी को भी वो थोड़ी करना है, मगर जो भी आपकी राय है, और ऐन मुमकिन है कि किसी को आपकी राय से इख्तलाफ भी हो। बिल्कुल सर, राय तो मगर तो बड़ी बात है जी, हौसले वाली बात। ये माशरे को ये ईमानदारी, ये कैरेक्टर सीखना चाहिए। जी आयशा साहबा, बट सब नाराज हों तो ऐसी कौन सी डिश बना के खिलाती हैं जिसको खाते ही उनका गुस्सा कम हो जाता है? मोहम्मद अली को मटन पुलाव बहुत पसंद है, और मटन पुलाव जब पकता है तो ये होता है कि जी जब तक मैं घर ना हो ना उसको दम नहीं लगाना, यानी इनको वो पसंद है कि बस दम लगा है और जैसे मैंने चूल्हा बन के इनको साथ सर्व करते हैं। वाह वाह वाह। एंड ही इज़ अ वेरी सिंपल मैन। वन डिश
ठीक। हमारे घर में एक डिश बनती है। और पुलाव वो वाला बनाती हैं वो जो यखनी वाला जो ब्राउन कलर का, बिल्कुल। सो हमारे घर में शुरू से यही है कि जैसे संडे को भी जो खाने एक डिश बनती थी। एक अगर कोई दाल है, चावल है तो मुर्गी भुनी बन गई, अगर पुलाव है तो उसके साथ शोरबा या कोरमा बन गया। सो वी, बहुत अच्छी बात है, अच्छा बना, उससे पूरा इंसाफ किया जाए। सो वी बिलीव इन सिंप्लिसिटी। बहुत अच्छा। और एक खाना बनता है। अगर मेरे घर में पुलाव बनेगा तो हाँ कोई शामी कबाब बन जाएंगे, रायता अच्छा हो जाएगा, सैलेड हो जाएगा, दैट्स इट। सो मोहम्मद अली को अगर खुश करना है ना तो उनको पुलाव खिला दो, और अगर जल्दी खुश करना तो अच्छा सा इनको चिकन सैंडविच खिला दो, नरम ब्रेड का, चंक्स कटे हुए हो चिकन के, श्रेड ना किया हो, तो वो इनको पसंद है। मटन पुलाव बस मुझे ना पुलाव। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आयशा मोहम्मद अली साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ऑनेस्ट मोहतरम मोहम्मद अली साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और मोहतरम मोहम्मद अली साहब और आयशा साहबा, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? कई चीज़ें इंसान सोचता है कि मैं करूं, लेकिन फेयर और फेलियर जो है ना इंसान को उसको करने से रोक देता है। तो मुझे रिग्रेट ये है कि कई चीज़ें जो शायद मैं सोचता था कि मुझे ट्राई कर लेनी चाहिए और मोस्ट प्रॉब्ली आई वुड हैव सक्सीडेड, लेकिन वो एक ऐसा कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ गई है। सो स्टेइंग इन माय कंफर्ट जोन प्रोबेबली इज़ माय बिगेस्ट रिग्रेट। हाँ, ये देखिए बड़ी अहम बात की आपने कि आई थिंक उससे निकल के इंसान बहुत कुछ अचीव कर सकता है और प्रोबेबली कर सकता था। ये बहुत ही अहम बात की। हमारे किसी गेस्ट ने ये एंगल ज़िंदगी का कभी हमसे शेयर नहीं किया कि आपको अपने जो सलाहियतें खुदा ने दी हैं उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ज़िंदगी में कभी आपको ये रिग्रेट भी हो सकता है कि यार मैंने नहीं किया। हालांकि आप में को वसाइल की को कमी तो कुछ भी नहीं है, मगर सिर्फ ये एहसास होता होगा यार मैं ये भी कर सकता था किया। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मुझे रिग्रेट ये था कि मैंने अपनी अम्मी की बात से पहले मान ली थी, जो गुस्से की, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो हमेशा मुझे कहती थी कि गुस्सा नहीं करे, और मोहम्मद अली अग्री नहीं करेंगे, बट मुझे अम्मी ने हमेशा ये कहा है कि गुस्सा जो है ना कम करो। तो वो मैंने उनकी बहुत लास्ट स्टेजेस में, मोहम्मद अली दैट इज़ रियली मीन, सीरियस यार अली साहब, दैट इज़ रियली मीन, व्हाट आई यूज्ड टू बी, आई एम नॉट लाइक दैट, फॉर यू आई माइट बी वर्स बट आई एम नॉट लाइक दैट। आपने रिएक्ट नहीं देखा जो उन्होंने रिएक्ट, मेरी एक आंख इधर भी होती है, नेचुरल एक्सप्रेशंस बाहर आ रहे हैं। ये एक आंख फिर इधर है, पीछे भी है, दाएं बाएं हर जगह है। अल्लाह को जान देनी है। मेरा तो रिग्रेट रह ही गया ना। ये रिग्रेट जो है ना, मुझे ये होगा कि अगर ये रिग्रेट वाली स्टेज ना होती फिर तो मैं फूलन देवी होती ना, फिर तो मैं किसी को भी ना छोड़ती, फिर तो मैं। तो कब ये चेंज आना शुरू हुआ? मेरी अम्मी के जब मुझे डायग्नोज उनको हुआ था, उनको ब्रेन ट्यूमर है। तो फिर अम्मी बैठ के ना जैसे बातें करना, अम्मी मेरे पास आके रहना शुरू की, तो शी बड़ा मुझे उन्होंने काम डाउन किया इस चीज़ को कि नहीं, ये किस्मत में होते ही कोई बातें, सब्र, स्पेशली सब्र का। और ये शादी के बाद की बात? शादी के बहुत बाद, आई थिंक माय मॉम पास्ड अवे इन 2016। ओके, तो फिर तो बिल्कुल हाल ही में, मतलब 2014 में जब हुमा जी की डेथ हुई, तो तब वो एक चीज़ हिट की कि इंसान के पास क्या है ना, सब कुछ है, लेकिन वो अपनी सेहत नहीं खरीद सकी, कुछ नहीं, और हर चीज़, जेवर, पैसा सब इधर रह गया, खूबसूरती सब कुछ रह गया ना, तो वो कोई चीज़ उनको बचा नहीं सकी। बहुत एज भी नहीं थी, बहुत एज भी नहीं थी, हो गए थे लोग जब ये पता लगा। सो एक वो रियलिटी चेक मिला कि दुनिया में कोई चीज़, और आप क्या चीज़ है, जैसे अखलाक आपका, क्योंकि हर कोई आ रहा है वो ये कह रहा है कि हुमा जी हमें, और मैंने अपनी आंखों से देखा इतनी ज़्यादा मेहमान नवाज, इतनी मेहमान नवाज, मेरी माँ और हुमा जी दोनों, मतलब मेहमान कोई आ जाना है तो जो उनके पास जाना है वो आगे लगा दो। तो ये दो लोगों के, दो जो आपके प्यारे थे, एक आपकी वालदा, दूसरी दुनियावी तौर पे जो सास कहलाती है आपकी वालदा की तरह, आपकी गुफ्तगू से भी लग रहा है बहुत एहतराम था आपका। तो इन दोनों लोगों के जाने ने और उनकी बीमारी ने आपको बहुत बदला? बहुत, मतलब कि
आई डोंट नो, मैं मे भी हो सकता है कि वो उस बदलाव को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती, लेकिन मुझे पता है डीप डाउन इनसाइड दोनों एक हद तक बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हुमा जी वॉज वेरी पोजेसिव, बस बैठी रहो, मतलब कहीं सहेलियों में नहीं जाना, फजूल कमेटी पार्टियों में नहीं जाना, ये नहीं करना, मतलब उनको होता था कि ये बैठी नहीं है और मैं बस इधर बैठी हूँ, मतलब कि सही रात बैठी हुई हूँ मैं उनके साथ। सो मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होती थी, अच्छा लगता था उस टाइम पे, लेकिन सफोकेशन होती थी कि यार इतना नहीं होना चाहिए, बाकी भी बहुओं को इतना नहीं कहती, मुझे क्यों कहती हैं। बट उन्होंने मुझे एक बात की थी कि मैं हूँ ना तो ये सारे प्यार करते इज्जत, तेन पता चला कि जब मैं नहीं होवांगी। तो कुछ चीज़ें उनकी ऐसी मुझे हिट की हैं उनके जानने के बाद। मुझे ऐसा था कि जो मेरी माँ और मेरी सास मुझे प्यार करती थी ना, वो प्यार मुझे नहीं बाकी लोगों से कभी मिला। ज़िले हुमा साहबा से आखिरी मुकालमा हुआ था, गुफ्तगू हुई थी? शी वॉज इन द हॉस्पिटल, वो सर्जरी की जा रही थी, उनकी जो लेफ़्ट टांग थी उसकी इम्पुटेशन थी, बिकॉज वो गैंग्रीन इतना ज़्यादा वो हो गया था कि वो कहती थी कि मैंने पैर नहीं कटवाना। और जब डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था कि आपका टो की जगह आपका हाफ वो कटना है, तो मुझे मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज उनको जूतों का इतना शौक, उनकी ब्लिंग मतलब कि मुझे फील होता था कि यार नो, शी इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव लाइक दिस ना। बट वो अगर करवा लेती शायद उनकी जान बच जाती। अब वो चीज़ इतनी फैल गई थी कि उनकी आधी टांग तक पहुंच गई, और हॉस्पिटल में उनको जब हम लोग उनको प्रिपेयर कर रहे थे तो उनको सिर्फ यही था, देख तेरी माँ नहीं आई, मतलब कि उनको मेरे अम्मी के हाथ के खग्गे इतने पसंद थे। और मेरी अम्मी भी उन दिनों में हेल्थ वाइज डिटोरिएट वो भी कर रही थी, लेकिन उनको डायग्नोज बाद में पता चला कि उनकी हेल्थ ख़राब हो रही थी। तो मेरी अम्मी का यही कह, देख तेरी माँ नहीं आई ना, मैं मरन लगी हैं तो तेरी माँ नहीं आई। मैंने कहा हुमा जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर का जो होता है ना सूट, उन्होंने वो नहीं पहना, उन्होंने घर से कहा मुझे नीले रंग का मेरा प्योर का जोड़ा लेके आओ। तो हम उनको नीले रंग का जोड़ा पहनाया, और बस ये लास्ट बात हुई है कि तेरी माँ देख तेरी माँ नहीं मैंने मिलन आई ना। उन्होंने नहीं पता मैं मरन लगी हैं, दैट्स द ओनली थिंग मेरा होया। और मैं रोते हुए, आई रिमेंबर मैं रोते हुए बाहर चली गई कि ये किस तरह की बातें कर रही है। सो शी न्यू दैट कहीं ना कहीं उनको था कि शी इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव। वो कहती भी थी जिस दिन मेरी लत कटोगे ना मैं मर जाऊँगी। तो शी न्यू दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। हैप्पीएस्ट मोमेंट आप दोनों की जिंदगी का? जिसनी मिली थी, जिसनी मिली थी। मैंने कैसे पहले मैं बोलूँ फिर कहेंगे ये क्या कह दिया। दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। जब मैं अपनी बारात वाले दिन जब मैं स्टेज पे बैठी हुई थी ना, मैं इतना स्माइल कर रही थी कि मेरी खाला ना क्या दंद अंदर कर ले। ये वो ज़माना था ना जब शादीशुदा लड़कियों को ज़्यादा हंसने की इजाज़त नहीं। हाँ, मतलब कि बिल्कुल सीधे होके बैठो, मतलब कि ये क्या दांत ही निकालना, सीरियस होके बैठो। तो मैं अच्छा, आप दोनों ने अपनी ज़िंदगी को आप ये समझते हैं कि सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट जो है वो था जब आप दोनों एक दूसरे को मिले। तो उसके बाद बच्चे, कामयाबी, ये वो सैकड़ों चीज़ें होती हैं। इतना कुछ और खुशियाँ समेटने के बाद भी उस मोमेंट को इतना बरकरार रखना कि आज भी आपके लिए वो सबसे पुरमसरत लम्हा हो, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे वो जो मेरा ख्याल है कि हमारा कम्युनिकेशन लेवल एक दूसरे के साथ जो है ना वो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हम लोग मियाँ बीवी तो है, पहले हम लोग अच्छे दोस्त बने थे, उसके बाद हम मियाँ बीवी बने थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद भी आपको दोस्ती ख़त्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देते ना, तो दोस्ती खत्म नहीं होनी चाहिए। सो द लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, दोस्ती है जो लेके चलती है रिश्ते को हर गुजरते वक्त। बिल्कुल, बिकॉज हम बड़े रिश्तों में है ना, मतलब कि दोस्त भी, माँ बाप भी, स्पाउस भी, बहन भाई भी, मैं अपनी बात की भाभी भी, सारे रूप होते हैं। इतने रिश्ते हम लोगों ने लेके चले। और ऊपर से जब हमारे दोनों के पेरेंट्स नहीं हैं, बीइंग द एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली, बीइंग द एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली, तो हमें इन्हें एक कांटों का ताज पहना दिया गया बदोबदी का। और हम बड़े हैं, अब वो हम ना एडजस्ट करते हैं। लो जी बड़े पाजी ने ले आओ। हाँ जी, अब बड़े पाजी ने पानी चीज़ पसंद भी ना है फिर भी जाना है। तो वो इतना ज़्यादा प्रेशर है आपको चीज़ों का, फिर उस टाइम पे रियलाइज होते हैं, ओ माय गॉड पेरेंट्स। बड़ी बहू हुई ना आप तो, मतलब बड़ी बहू के मैं अगर कहूँ कि आज मेरा दिल नहीं कर, नहीं भाइयों को ना बुला लो, वो कहेंगे हमारे बाप के घर में नहीं हम आ सकते। ये चीज़ ये चीज़ हिट करती है कि यार ये उनका घर है, ये उनके बाप का घर है। एक बाहर से खातून आके अपना हक जमा लेती कि जी मेरे घर ना, ये मेरा घर नहीं है। चाहे वो मुझे मेरे ससुर कहते थे आशु ये आपका घर है,
बट जो भी है इनका और इनके भाइयों का। सबसे गमगीन लम्हा? लूजिंग माई पेरेंट्स एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट लूजिंग माई मदर इन लॉ एंड फादर लॉ ऑल्सो, बिकॉज मैं जब शादी होकर आई मेरे ससुर के घर में कोई लड़की नहीं थी, सिवाय 4 भाई थे ना? 4 भाई और मेरे बस दादी सास छड़ियांदाकार है, छड़ियांदाकार, और बूढ़ी दादी जो माशाल्लाह से उस टाइम पे 80 की होंगी, शी वॉज 80+, और वो बूढ़ी औरत उस घर में, और जिस तरह भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ, और जिस तरह, तो आई वॉज द फर्स्ट फीमेल इन द हाउस, और मतलब बड़ा प्यार। मुझे ऐसे लगता है कि मैं मेरी सब फ्रेंड्स को, मेरी सारी फैमिली को पता होगा कि गुलजी के लिए मेरे दिल में कितना प्यार है, बिकॉज उन्होंने लिटरली कभी मुझे डांटा नहीं। और अगर कोई बात एक दफ़ा ज़िंदगी में कोई बात उनको मेरी लगी थी, वो भी मैंने नहीं, कि मतलब कि जैसे होता है कि कोई उनकी रिपोर्ट हुमा जी को दे दी, आज गुलजी ने ये किया, तो वो बस उन्होंने कहा कि फिर मुझे समझाया उन्होंने, मैं रोने वाली हो गई। गुलजी मुझसे बात करने कहा बेटा ये आप मेरी बेटी हैं, जो बात इस घर की है ना आपका नहीं है कि इनकी माँ को भी जाकर, दैट वाज वो चीज़ मैंने समझ ली, और मैंने कहा कि ये, मैंने कहा गुलजी आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मैं देखिए यही इस सेगमेंट का फ़ायदा भी होता है, लोग भी, बच्चियाँ भी, बच्चे भी, सब ये बात सीखेंगे। देखिए रिलेशनशिप्स में किस तरह से आपने बिल्कुल ये आपने बातों प्यार को अपने तक रखना है, बिल्कुल अपना प्यार। ये देखिए जो हम जाके, हालांकि मैंने अपनी माँ को नहीं बताया था, मैंने बताया तो अपनी सास को था, देखिए उन्होंने ये भी तक मुझे कहा कि कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें, तो बेटा आप मेरी बेटी हो, आपको कोई बात है आपने मेरे पास आना है, और मेरी हर चीज़ का ख्याल रखना उन्होंने। उनको पता था मुझे क्या क्या चीज़ें खाने की पसंद है, तो रोज़ रात को ना इतना सा डब्बा मिठाई का मेरे लिए आ रहा है, इतना सा अयान अमान मेरे दोनों बेटों के लिए, उनको जो जो चीज़ें पसंद थी वो प्यार उन्हें। फिर मुझे काम के दौरान उन्होंने कहना ये बैठ जाए, ये जूस पिए पहले, सिप करके जूस पिए। सो दीज आर द थिंग्स के जब वो नहीं थे ना, मुझे लिटरली मुझे ऐसे लगा था उस टाइम पे कि बस मैं अकेली होगी। 2 साल के वक्फे से गुलजी की डेथ हुई, उसके बाद 2 साल बाद हुमा जी की डेथ हुई, उसके 2 साल बाद मेरी माँ की डेथ हुई। अच्छा, ये बहुत सारे ख़ानदानों में लाजवाब बात है, चूँकि एक नस्ल के लोग होते हैं ना, तो एकदम से बाज़ औक़ात घर खाली हो जाते हैं ना। बट सर नहीं, मेरे एक्चुअली पेरेंट्स की तो जी सेपरेशन हो गई हुई थी, लेकिन मज़े की बात यह है वो दोनों सेपरेशन के बाद, मतलब कुछ साल बाद, समझ लें सेपरेशन के कुछ 4-5 साल बाद, वो दोनों इतने अच्छे दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। अच्छे शुक्र की था कि सेपरेशन हो गई थी, मतलब पहले अनबन हो जाती थी, उसके बाद दे बिकेम रियली पोलाइट, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और खाना इकट्ठे खाते थे। ठीक, मतलब एक एहतराम का रिश्ता रहा बिल्कुल शुरू से। फेवरेट मेमोरी वो खाने से रिलेटेड ही है कि मैंने अपने वो मेरा बेटे को मैंने पहली दफ़ा रोम में सुशी खिलाई थी, तो जो उसके चेहरे पे उस टाइम पे एक लुक है ना, वो समहाउ आप पहली बार सुशी नहीं खाई? हाँ जी, वो बकायदा सीखनी पड़ती है, सिखानी पड़ती है। वो थी भी जी ब्राज़ीलियन सुशी थी, तो वो उसने पहली दफ़ा ट्राई की, तो आज तक मुझे समहाउ हमेशा वो एक मेमोरी पॉप अप हो जाती है। उनको सुशी खा के इतनी सुशी हुई थी। फेवरेट मेमोरी वो बड़ा फनी वाकया है। हम लोग लंकावी में थे और हम लोग वो जो वाटर बोट होती है मलेशिया, हम लोग वो मोहम्मद अली को एक सडनली अमिताभ वाला सीन आ गया, वो मोटर बोट पे जाना समुंदर में एग्जैक्टली मैं नाम नहीं तो वो हम लोग, मैं और अली और बच्चे हमारे बैठे हुए हैं उधर साइड पे ना, मतलब शोर पे बैठे हुए, हम दोनों मियां भी। अब कह रही हूँ मोहम्मद अली आहिस्ता करो, मतलब कि बहुत तेज अब चला रहे हो, मैं गिरने वाली हूँ। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूँगा, इनको तैरना नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे वाटर फोबिया है। बट साहब ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ठीक सी। मेरी माँ भी दुआवा में ना ले गई इंसान। अच्छा, और लाइफ जैकेट पहनी थी कि नहीं? लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, और मैं कह रही हूँ अब मुझे वाटर फोबिया है, मैं ज़्यादा पानी मेरे मुंह पे भी आ जाए मुझे सांस मेरा बंद हो जाता है। मैं कह रही मोहम्मद अली प्लीज़ ना करो, मैंने पकड़ा हुआ, मैं कहा मोहम्मद अली मैं पीछे से बाउंस हो रही ना करो। अच्छा, मोहम्मद अली ने एकदम स्पीड में आके ना इन्हें जब कट मारा, हम लोग समुद्र के बीच में, हम लोग नीचे और वाटर बोट वो हमारे ऊपर, मैं पानी के नीचे हूँ। साहिल से दूर थे आप उस वक्त? साहिल से दूर थे, मतलब काफ़ी दूर थे, मुझे बस साहिल हल्का हल्का नजर आ रहा है। और मुझे ये पता था, एक तो टेंशन ये कि मुझे सांस है, ऊपर से टेंशन नहीं थी कि मेरी शनेल की ग्लासेस है, ये अगर डूब गई तो क्या होगा। तो मैं एकदम बाहर निकली तो मुझे सांस आया ना, तो हमने खैर हिलाया हुलाया हाथ, तो हमने कहा, तो हमारे बच्चे क्या कहते हैं,
अच्छा मैं तो अमान को कहता अमान मामा बाबा मर गए, चलो हम होटल चलते हैं। तो मैंने कहा थानू ये नहीं पता कि मतलब कि होटल में क्या करना था, मामा बाबा अगर मर गए थे तो तुम लोगों ने जाके क्या समेत शनेल ग्लासेस। एग्जैक्टली शनेल ग्लासेस में मेरे साथ थी। मुझे तो उस टाइम पर बिल्कुल लग रहा था ये झूठ बोलती कि मुझे तैरना नहीं आता, एंज करके पानी के बाद ये इसका मतलब ये जलपरी की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। थैंक यू जी फॉर हैविंग अस। नाज़रीन ये था आज का ज़बरदस्त, और आखिर में जो आयशा साहबा ने वाक़या शेयर किया फेवरेट मेमोरी के हवाले से, अली ने भी और आयशा ने भी, तो मुझे याद आ गया। उन्हीं अशार पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। तुम्हें भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं, तुम्हें भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं, जो इख्तियार भी होता तो क्या भुला देते। और समातों को मैं, यानी कि जो सुनने की जो हिस्सा है ना, समातों को मैं ताउम्र कोस्ता सैयद, समातों को मैं ताउम्र कोस्ता सैयद, वो कुछ ना कहते मगर होंठ तो हिला देते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।